हो गया। देखो बाबू, सो आज से हम लोग बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। इसके फॉर्मुलेशन के लिए हमने बहुत सारा टॉपिक पढ़ लिया हम लोगों ने, है ना। उसी पर लास्ट ये बोहर्स मॉडल है। इसके बाद जो अपना लास्ट होगा, जो कि अभी फाइनली चलता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल पहले डिटेल से पढ़ेंगे। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई पार्ट इंपॉर्टेंट है तो एक पार्ट ये है, और इसके बाद एक लास्ट पार्ट आएगा जो कि क्वांटम नंबर से कहलाएगा, वो ज़्यादा फेमस है। तो इसको समझते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या होता है, ठीक है। तो देखो, रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया। पहले हम लोग पढ़े जे थॉमसन मॉडल, फिर उसके बाद पढ़े रदरफोर्ड का मॉडल, और उसके बाद पढ़ रहे हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इसकी क्या खास बात है बोहर्स एटॉमिक मॉडल का? कुछ तो होगा ना खासियत। तो देखो क्या खास बात है, ध्यान दो, मैं बता रहा हूँ, आराम सुनना। रदरफोर्ड साहब भी कहे कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट। ऑर्बिट में बोला, बट एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं। जब एनर्जी के बारे में कुछ नहीं कहा तो क्या हुआ कि एनर्जी हम लोग पढ़े थे कि न्यूक्लियर कोलैप्स, क्या पढ़े थे एक टर्म, न्यूक्लियर कोलैप्स। ओके, न्यूक्लियर कोलैप्स पढ़े थे हम लोग कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाओ जी, वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, लूज करती है। और लूज करते 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 करते, क्योंकि उसको बोला कौन, मैक्सवेल साहब, माने मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है, काइनेटिक एनर्जी उसका लॉस होगा, धीरे धीरे वो एनर्जी लॉस करते करते वो न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। ऐसे एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका कौन, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। तो उनकी एक लिमिटेशन थी, खराबी थी। लेकिन बोहर्स मॉडल ने कहा कि इलेक्ट्रॉन हाँ सर ऑर्बिट में घूमेगा, बट एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। देखो कैसे घूमना, सुना अच्छा सा, ये तुम्हारे पास मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा ऑर्बिट को। देखो एक ऐसे होगा, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये क्या है, और न्यूक्लियस के चारों क्या है, ये ऑर्बिट है, ये एक और ऑर्बिट है, ये एक और ऑर्बिट है। इसी तरह देयर आर इनफाइनाइटली मेनी ऑर्बिट्स आर पॉसिबल फॉर एन एटम। एक एटम के लिए इनफाइनाइट ऑर्बिट हो सकती हैं, सेल हो सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन किस में होगा उसके लिए उन्होंने रूल बताया कि सारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, कुछ ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट होगी। वो न तो एनर्जी, मतलब कि जब तक एनर्जी वो किसी से अब्जॉर्ब ना करे, जब तक वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में ना जाए, तब तक वो अपने ऑर्बिट में से कुछ चेंज नहीं करेगा। जिस ऑर्बिट में वो जब तक रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसकी एनर्जी चेंज होने वाली नहीं है। अब एनर्जी ही चेंज नहीं होगी तो मैक्सवेल आके प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट करेगा। मैक्सवेल थोड़ी आके बोलेगा भाई चार्ज पार्टिकल घूम रहा है तो आपका न्यूक्लियर कोलैप्स होगा। बोलेगा एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अब एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, एनर्जी कांस्टेंट है। अब एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर न्यूक्लियर कोलैप्स का कोई बात है ही नहीं। समझो, एनर्जी जब चेंज होता घटता तो घटते घटते उसको न्यूक्लियस में आकर के गिर जाना चाहिए था। जब एनर्जी उसकी ऑर्बिट में, मान लो कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है, मान लो ऐसे घूम रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अब इसकी एनर्जी कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट है, जैसे घूम रहा है घूमते रहेगा हमेशा। ओके, लेकिन अगर इसको एनर्जी मिल गया तो ऑब्जॉर्व करके हायर स्टेट में चला जाएगा। लेकिन न्यूक्लियर कोलैप्स वाला फंडा तो खत्म हो गया ना। क्या समझ रहा है बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन मिस्टर बोहर्ट साहब ने, बोर्ड बोलते हैं इसको, बोर्ड साहब ने ये बताया कि सारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं होते साहब, सारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स। अब उनको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनना। बस मैं पहले बताओ कि बोहर्ट साहब ने पहले क्या बताया कि जैसे प्लैनेट सन के अबाउट, ओके, सर्कुलर पाथ पे या ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, सेम उसी तरह। लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट में नहीं होते हैं, कुछ ही ऑर्बिट में होते हैं, कुछ ही ऑर्बिट में, सारे ऑर्बिट में नहीं होते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखना कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ओके, इन एन ऑर्बिट विथ कांस्टेंट एनर्जी। माने उनका एनर्जी क्या होगा, अब जब एनर्जी कांस्टेंट है तो स्पीड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक ऑर्बिट में रहेगा तो अगर फिर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कूद के जाएगा एनर्जी अब्सॉर्ब करके, तो फिर उसकी स्पीड पे उस ऑर्बिट में एनर्जी कांस्टेंट रहेगा उसका, है ना। क्लियर होगा? अब इसको मैं ऑर्बिट को इस तरह नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसे बनाऊंगा, न्यूक्लियस को ऐसे बनाऊंगा, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है, इस तरह करके ध्यान दे रहे हो। ऑर्बिट को मैं पूरा गोल बनाया था ना, गोल ऐसा बनाया था ना, गोला 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 बनाया था। अरे बनाया था, इसको काट के आता देखो तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा नहीं दिखाई देगा, मानी आगे जाके सर्किल पूरा होगा। तो इस तरह थोड़ा स्टैंडर्ड नोटेशन है करने का, इससे जगह भी बचता है और बोलो सहूलत भी होती है लिखने में, समझाने में तो सहूलत होती ही है। ठीक है, तो मैं इसको अच्छा से एक बार और बना देता हूँ, ठीक है। सो बोहर साहब ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ऑन द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट, बट सारे ऑर्बिट में नहीं, स्पेसिफिक ऑर्बिट में। किसमें? स्पेसिफिक ऑर्बिट में, उस ऑर्बिट में घूमेगा जिसमें उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, और सभी ऑर्बिट में नहीं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ध्यान से सुना, मैं इसको फिगर बना रहा हूँ।
देखो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ध्यान सुनना, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है, ये फिफ्थ ऑर्बिट है। इसको सर गैप का ही देते जा रहे हैं आप, ये गैप का मतलब आगे समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करो। इस गैप का मतलब आगे समझ में, मुंह मत बनाओ, एनर्जी में आओ, इंपॉर्टेंट है। ये जो गोला देख रहे हो न्यूक्लियस के बगल में है, ये एक ऑर्बिट है। मैंने पूरा ऑर्बिट का पूरा हिस्सा नहीं बनाया, ऑर्बिट है नहीं, सर्कुलर पाथ, वृत्तीय पथ। ओके, तो हाथ रहो, हाँ देखो ये है n = 1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट भी बोलते हैं, इसको फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं, इसको फर्स्ट और एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, बहुत सारा नाम है। फर्स्ट ऑर्बिट बोलो, फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट बोलो, फर्स्ट एनर्जी लेवल बोलो। ओके, फिर n = 2, ये इसको के सेल भी बोलते हैं, के सेल याद है ना। फर्स्ट शेल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ चिंता नहीं करो, ये 1 है, n = 2 है, n = 3 है, ये 4 है, आगे चलते जाओ डॉट करके, ठीक है। तो n = 1 को बोलते हैं फर्स्ट शेल। क्या बोलते हैं बाबू? फर्स्ट शेल बोलो या फर्स्ट ऑर्बिट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्बिट शेल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। n = 2 बोलो, सेकेंड सेल या फर्स्ट शेल बोल सकते हो, फर्स्ट एनर्जी स्टेट भी बोल सकते हो, या फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी इसलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर मान लो फर्स्ट शेल में घूम रहा है फर्स्ट शेल में, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, चेंज स्टेशन में रुका हुआ है, एनर्जी चेंज, इलेक्ट्रॉन ही रुका हुआ है, इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहा है, ओके, लेकिन एनर्जी उसकी कांस्टेंट है। हाँ, ये कि अगर मान लो इसमें उसकी 5 एनर्जी है, तो इसमें हर जगह 5 रहेगा उसका, हर जगह 5। अगला वाला में उसका मान लो 6 है, तो हर जगह 6 रहेगा, बट इस ऑर्बिट में उसका 6 ही रहेगा हर जगह, लेकिन इस सेल से उसमें ज्यादा एनर्जी होगा, अलग बात है, समझ लो ना। लेकिन फर्स्ट सेल वाले में अगर एक जगह हर जगह घूम रहा है तो एनर्जी उसकी कांस्टेंट रहेगी। हाँ, एनर्जी मिल गया तो अगला सेल में कूद सकता है, तो एनर्जी चेंज होगी, लेकिन उस ऑर्बिट में उसका एनर्जी चेंज होने वाला नहीं। ऐसा रदरफोर्ड साहब ने बोला, रदरफोर्ड साहब ने बोला कि इलेक्ट्रॉन खाली रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ऑर्बिट में, बट काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ बात नहीं बोला। अब मैक्सवेल साहब आए, उन्होंने बोला कि चार्ज पार्टिकल घूमता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, लूज होते होते एक दिन होगा काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। बट इन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करेंगे, लेकिन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे उनकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, एनर्जी चेंज नहीं होगी। एक ऑर्बिट में, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कांस्टेंट होती है। इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूमता है तो उस ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, और इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से घूमता है, तीनों बात करने वाले हैं। रेडियस की बात करने वाले कि जिस ऑर्बिट में घूमता है उसको बोलेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा ना कुछ, ये रेडियस, इसका रेडियस सब बड़ा रेडियस, सबसे बाहर बढ़ेगा, तो रेडियस ऑर्बिट का क्या होने वाला उसको भी कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा जो डेरिवेशन करके आएगा, डेरिवेशन भी करेंगे, डोंट वरी। n = 2 बोलो, n = 3, सॉरी थर्ड सेल को ये भी बोल देते हैं साहब, अंग्रेजी में 1 को क्या बोल देते हैं सर? इसको के बोल देते हैं, के सेल, इसको एल सेल, इसको यम सेल। और n = 4 को बोलो फोर्थ सेल बोल दो, और इसको n भी बोलते हैं, NOP। ज्यादा काम ही नहीं पड़ेगा अपने को, K11N से ही काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे 4, 5, 6, 7, 8 सब हो सकता है। मैंने अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ एक एटम की कितनी ऑर्बिट होती है? इनफाइनाइट ऑर्बिट होती है, ठीक है, एक एटम की। अरे एक पॉइंट के बाद सर्किल क्या बना सकते हो? बहुत बना सकते हो, सर्कुलर पाथ, बहुत सारा, छोटा बड़का, इनफाइनाइट। सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी ऑर्बिट्स आर पॉसिबल फॉर एन एटम। एक एटम के लिए इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होती हैं। इन्हें कि सर सोडियम में हम पढ़े हैं सर, आप काबिल बनते हैं, 11 पढ़े हैं, 2, 8, 1, ये के होता है, ये एल होता है, ये एम होता है, सर तीनों सेल तो है, तो नहीं, सेल होता है इन्फिनिटी, बट तीनों सेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, होता तो बहुत है, हाँ समझे ना बात को। हाँ, कहते नहीं कि घर तो बहुत है, सब घर में लोग रहते हैं क्या? नहीं, पैसा बहुत है, सब पैसा को खर्चे कर देते लोग क्या? समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो सब कुछ यूज नहीं कर लायक नहीं होता भैया, यहाँ पे ऑर्बिट बहुत सारे हैं लेकिन यूज होते हैं कुछ ही। तो ये समझ में आ गया। शेल को एनर्जी स्टेशनरी स्टेट भी कहा जाता है, ओके। इसको बोलोगे फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, सेकेंड स्टेशनरी स्टेट, थर्ड स्टेशनरी स्टेट, फोर्थ स्टेशनरी स्टेट। ये एन से लिखा गया है, क्लियर हो गया। और ये गैप जो लिया गया बहुत समझदारी से लिया गया है। ये गैप कम से कम होता है, ये गैप फिर उससे ज्यादा गैप होता है, धीरे धीरे गैप का होता जाता है, बढ़ते जाता है। वो आगे बात करने वाले रेडियस कैलकुलेशन के बाद, ठीक है। अब चलो इतना समझ में आ गया सर बोहर साहब क्या बोले, ठीक है। क्या ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है और उसमें एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो न्यूक्लियर कोलैप्स का कोई फंडा है ही नहीं। अब गौर से इंटरेस्टिंग बात, जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है तो ये बोलते हैं कि सारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते हैं, कुछ गिनी चुनी ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन घूमती हैं, कुछ खास ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन घूमती है, समझिए। इलेक्ट्रॉन
कुछ खास ऑर्बिट में ही घूमती हैं, रिवॉल्व करती हैं, सारे ऑर्बिट में नहीं हो सकती है। सर उस खास ऑर्बिट की पहचान क्या है? तो उन्होंने पहचान बताया कि एक टर्म होता है, फिजिक्स में पढ़ोगे तुम लोग, एक मोमेंटम टर्म सुने हो? मास इनटू वेलोसिटी को बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम स्पीड को बताता है। बॉडी रेस्ट में मोमेंटम जीरो, बॉडी रेस्ट में मोमेंटम जीरो, बॉडी चल रहा था मोमेंटम आ गया, ठीक है। हम तो कोई धीरे से मारे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके मारे तो मोमेंटम कम तुम्हारे में लगा, मोमेंटम कम, मेरा हाथ का मोमेंटम कम था। जैसे जोर से मारेंगे ऐसे करके गाल लाल हो जाएगा तुम्हारा, मोमेंटम ज्यादा, क्योंकि मास तो सेम है लेकिन वेलोसिटी से फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मोमेंटम ये चीज है। क्लियर हो गया? मोमेंटम क्लियर हो गया। और मोमेंटम को जब कोई भी चीज, जब भी कोई चीज सर्किल में घूमता है ना, याद ना, जब भी कोई चीज सर्किल में घूमता है उसमें मोमेंटम की बात करते हैं तो उसको आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसे मल्टीप्लाई कर देते हैं? तो इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं? हाँ, जैसे स्पीड होता है ना, अरे स्पीड फिजिक्स में पढ़े होगा ना तुम लोग। अब इसी को सर्किल में घुमाओगे तो उसको बोलोगे एंगुलर स्पीड। क्या बोलोगे? वेलोसिटी पढ़े हो ना भाई, सर्किल में घुमाओ तो उसको बोलोगे एंगुलर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन पढ़े हो ना, उसी को बोला एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। वाह, तुम कितने समझदार हो, समझा बात को। तो एंगुलर शब्द लगा देते हैं, क्या कि सर्किल में एंगल बनता है। आर से क्या करते हैं उसको, खाली रेडियस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस 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 बस। तो इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम यह होती है एमवीआर। एमवीआर फिजिक्स में पढ़ोगे इसको, ओके। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास हो गया इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी हो गया इलेक्ट्रॉन। हाजिर रहो, मरा हुआ एकदम, एनर्जी नहीं है, लगता नहीं 11 का स्टूडेंट है। कमर सीधा करो। बेंच में से किसी का भी हाथ हुआ तो हाथ काट देंगे, हम अलग कर देंगे। देखिए एनर्जी में एकदम लगेगा, एनर्जी में पढ़ रहे हो। सो मास, वेलोसिटी, रेडियस, इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लेंगे, जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस लेंगे। अलग अलग ऑर्बिट की रेडियस अलग अलग होगी। अब ये साहब बोल रहे हैं कि जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा, जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा, ओके, उसकी एक पहचान है। वो पहचान क्या है कि एक टर्म उन्होंने बताया h/2π, ये कांस्टेंट है। h को तो बचपन से जानते हो, प्लैंक कांस्टेंट, इसलिए पहले पढ़ा दिया गया। h बचपन से पढ़े हो, प्लैंक कांस्टेंट। और 2π तो बचपन से जानते हो, पाई पाई 4π जो होता है जिसमें हम लोग सोते हैं, क्या ये 2π है ना, जिसमें हम लोग खड़े खड़े रहते हैं, ये 2π है, दो पर वाला। वो 4π होता है, वो अलग है, ठीक है। ये पाई कौन है भाई? 3.14 जो लेते हो, 22 जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू करके लेते हो, वो पाई है, कांस्टेंट है। सो ये कांस्टेंट है। तो इन्होंने कहा, इसका प्रूफ उन्होंने नहीं दिया, प्रूफ तो आगे कोई साइंटिस्ट देगा, प्रूफ होगा इसका। लेकिन उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट पे घूमेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम h/2π एक कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो ये कांस्टेंट वैल्यू को तुम मान लो थोड़ा देर के लिए कि ये एगो आम है। क्या वो आम है? एगो आम है। तो उन्होंने कहा कि एगो आम होगा, या तो 2 आम होगा, या तो 3 आम होगा, या तो 4 आम होगा, या तो यानी कि n होगा, कोई भी इंटीजर मल्टीपल नेचुरल नंबर का गुणांक होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि n × 5 × h/2π। ये इसको आम बोल दिया मैंने, इसको आम बोल दिया। क्या बोल दिया इसको? आम बोल दिया। h/2π एक कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है। उस फिक्स वैल्यू का ये 2.5 ये पॉसिबल नहीं है। अगर किसी ऑर्बिट में कैलकुलेट किया एंगुलर मोमेंटम, ओके, और उस कैलकुलेशन का वैल्यू आया 2.5 × h/2π, माने इस आम का 2.5 गुना, इस आम का। उन्होंने कहा कि जिस ऑर्बिट में ऐसा इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम आएगा उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा जिसमें h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या होगा? उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं ऐसी को इंटीग्रल मल्टीपल को क्वांटाइज्ड वर्ड बोलते हैं, क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड। जैसे तुम लोग अभी क्लास के लिए ऊपर आए हो, अरे हो ना, तो लैडर चढ़े हो, 1 2 3 ऐसा चढ़ के ना चढ़े हो, ऐसे चढ़े हो, लुल्ले हो जाती सीधे, कहाँ गिरती पता नहीं चलता। ऐसे भी कितना जान है तुम्हारी बॉडी में, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझा रहा हूँ उनको, पहले सीधी वाला बात समझाता हूँ, क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब समझाता हूँ। पहले समझाया, पहले बताओ कि इन्होंने कहा कि सारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते हैं। जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे उस इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम h/2π की जो कि कांस्टेंट वैल्यू है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। 1 तो h/2π होगा, 2 तो h/2π होगा, 3 तो h/2π होगा, 4 तो h/2π होगा, 5 तो h/2π होगा, लेकिन 5.5 h/2π नहीं होगा। हाँ, माने h/2π एक वैल्यू है, एक फिक्स वैल्यू है। उसके मान लो कि मुट्ठी में पकड़ लिया, तो एगो
2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो ऐसे करके, लेकिन 5.5 को नहीं। अब मान लो सीरीज चले, देखो तो उसी को बोलते हैं क्वांटाइज्ड। क्या बोलते हैं? क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब समझो पहले। क्या सीरी देखो ऐसा, मान लो सीरी की लंबाई जो 2 फीट है, मान लो सीरी की जो हाइट है, हाइट एक लैडर की, ओके चलो 2 फीट है। हाँ मान लेते 2 फीट है, तुम्हारे ससुराल में ऐसा ही बनाएंगे हम, ताकि तुम लटक लटक के चढ़ के जाओ। 2 फीट है, ये भी कितना है? 2 फीट है, सब 2 फीट का है। ये भी कितना है? 2 फीट का है, ठीक है। अरे समझे? अब बताओ कोई आदमी चढ़ेगा यहां से यहां, मान लो कि हल्क है, क्या है? हल्क है, हल्क समझते हो ना? हल्क, हाँ हल्क बहुत बड़का, कोई हॉलीवुड का चर्चा करते हो। हल्क मतलब बहुत बड़का इंसान। दैट सुना है? हाँ बहुत, जिसका पैर जो है तुम्हारे शरीर से भी बड़का होगा। हाँ समझ जाओ, ठीक है। हाँ तो 2 फीट वो चल रहा है इस सीढ़ी पे, इस सीढ़ी पे चल। मान लो कि ऐसा सीढ़ी 5 चढ़ा हो, क्या चढ़ा? कितना फीट ऊपर गया? 2 पंचे 5 गुने 2 पंचे 10 है ना, ऐसे 2 फीट का 5 गुना 2 फीट का 5। क्या वो दाएं जो होगा वो ऐसा कभी हो सकता है कि 5.5 गुने 2 फीट चढ़े? कभी हो सकता है? 5.5 तो यहीं पे बीच में अटका रहेगा, कैसे चढ़ेगा वो? चढ़ेगा ये तो पूरा मुकम्मल चढ़ेगा, तो नहीं चढ़ेगा। अरे समझ रहे हो? यानी 2 फीट का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। या तो 1 और 2 फीट चढ़ेगा, या 2 ठो 2 फीट चढ़ेगा, या 3 ठो 2 फीट चढ़ेगा, या 4 ठो 2 फीट चढ़ेगा, या तो 5 ठो 2 फीट चढ़ेगा, या 6 2 फीट चलेगा। 5.5 और 2 फीट ना चलेगा। अरे समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? तो क्वांटाइज्ड का मतलब नहीं कि ये जो वैल्यू है, नहीं वैल्यू, ये वैल्यू खुद में कुछ भी हो सकता है। ये वैल्यू फ्रैक्शन भी हो सकता है, फिक्स वैल्यू हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, लेकिन इस वैल्यू का, कांस्टेंट वैल्यू का ये मल्टीपल जो होगा वो इंटीजर होना चाहिए। अब मान लो ये 2 फीट ना होकर के मान लो कि दैंत जो है वो दैंत नहीं है, वो इंसान है मान लो। तो मान लो कि ये मैंने बोल दिया 0.5 फुट है। अब पच लो अब है, पच लो 0.5 फुट है, कितना है? अब मान लो कि आदमी 10 तुम लोग चढ़ के आए हो, तो मान लो 18 क्या चढ़ के आए हो? याद है? हम बोल दिए, कहा बोल दिया हम क्या चढ़ के आए हो? 18। तो 0.5 फीट का 18 गुना है, कितना गुना है? तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये आम है, ये आम है, ये आम है, ये आम है, आम है। तो 18। ऐसा कभी हो सकता है कि 0.5 फुट का तुम माने जो सारी चढ़े हो, सारे 9 ठो चढ़े होगे, बीच में ऐसे लोग के हाथ पैर को का। हाँ तो क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि जो एक फिक्स वैल्यू है, एक फिक्स उसका इंटीग्रल मल्टीपल। ये फिक्स वैल्यू, बच्चे को क्वांटाइज्ड का मतलब क्या समझ, डेसिमल नहीं होगा। अरे कहीं होगा, ये वैल्यू फिक्स है, ये खुद में डेसिमल है, दशमलव में है, बट्टा में है, खट्टा में है, कि पक्का पक्की है, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। हाँ लेकिन जो वैल्यू है ये फिक्स वैल्यू है। ये आम है, आम का सर, आम का मौसम चला गया, ये आम है, ये आम का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। किलो गया? तो h/2 पाई जो है कांस्टेंट है, h का वैल्यू को 2 पाई वाला कुछ ना कुछ आंसर आएगा, वो ये कांस्टेंट है, उसका मल्टीपल होना चाहिए इंटीग्रल। इंटीग्रल में 1h/2 पाई चलेगा, 2h/2 पाई चलेगा, 3h/2 पाई चलेगा, लेकिन 3.5h/2 पाई मिस्टर गोलू ध्यान दो, बेंच में साथ रहो, बेंच में साथ रहो, 2 मिनट में बेंच पे हाथ हटाने, कमर सीधा करो। लगता है नहीं हम चट्टा एनर्जी में है, लगता है नहीं साइंस का बच्चा है। किलो गया? अब मैं जो बोल रहा हूं यहां पर से ध्यान सुना, क्या लिखा देखो, electrons revolve only those orbit in which angular momentum of electron is an integral multiple of constant value h/2 pi। माने h/2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल अगर इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम आती है, तुमको एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने की जरूरत, वो फिजिक्स में पढ़ना है, फिजिक्स वाले पढ़ाएंगे तुमको। ओके मेरा काम है केमिस्ट्री पढ़ाना, तो केमिस्ट्री में तुमको कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है, ठीक है? हाँ समझी? तो अगर इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम h/2 pi की इंटीग्रल मल्टीपल आती है, इंटीग्रल मतलब कि 1h/2 पाई, 2h/2 पाई, इसको आम समझ लेना, आम क्या समझना, आम। जैसे कोई लिख दे कहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई है, उसको मुंह पे ही थूकना नहीं है, थूकना नहीं है, मना कर देना है। क्या कर देना है? कि ये इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है ही नहीं, माने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम ही नहीं रहा है। ऐसा क्वेश्चन देता, मजाक नहीं कर रहे हैं। नीट में जी में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, दो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताओ क्या h/पाई, क्या ये पॉसिबल है किसी ऑर्बिट में? जोर से बोलो। कभी नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्या कि h/2 पाई होना चाहिए। h/2 पाई तुम बनाओगे, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा, तो पॉसिबल नहीं है। अरे पॉसिबल है कि नहीं है? h/2 पाई कांस्टेंट नहीं है, 2 आ गया यहाँ पर, 2 तो आ गया, h/2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए, तो हो गया। लो h/2 पाई बच्चा मार के आया था, नहीं पॉसिबल है। जैसे अभी तुम लोग बोल रहे थे, नीट का क्वेश्चन है, 2 से गुना भाग कर दिया ना,
तो ये दो जो है तुम्हारा ये इंटीजर है कि नहीं है, और h/2 बन गया कि नहीं बन गया, हो गया। और मान लो कभी दे दिया, मान लो यू बताओ क्या ये पॉसिबल है, बताओ। ये भी पॉसिबल है, कहा ही नहीं है, कहा ही नहीं, कहा ही नहीं, बताओ कहा ही नहीं, बताओ। ठीक ठीक है, ये नहीं है, बताओ। 2 से गुना भाग करोगे तो 7 दूना 14 ना हो गया, तो कहा ही नहीं है ये बताओ। ए दादी की पोती, यहाँ क्या लिखे हुआ है, यहाँ क्या लिखे हुए, तो बोले कि कहां से आया नहीं आया उससे मतलब नहीं, उन्होंने खाली इतना बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम h/2 की ही मल्टीपल होनी चाहिए, खत्म, इंटीग्रल मल्टीपल, और कुछ नहीं। h/2 अपने मन से h/4 ना कर देना, तुम्हारा बच रहा था तुम 4 कर दोगे, वैसे भी चरतल्ला तुम्हारा हो गया है, छतल्ला के इंतजार में हो। बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं है? मुंह पे मना करो, मुंह पे मना करो। 2 से कौन गुना भाग करेगा, पहले बोल दिए 2 से कौन गुना भाग करेगा, तो 2 से गुना भाग करोगे, 2 से गुना करो तो 3.5 दूना 7 हो जाएगा। और एक और बात बताता हूं, ये 7 है, यहाँ पे जो भी इंटीजर आएगा उतना ऑर्बिट होगा, बात खत्म। जो भी इंटीजर आएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है 7वां ऑर्बिट में घूम रहा है, कौन ऑर्बिट में घूम रहा है, हाँ भाई यहाँ पे n लिखा ना, कहाँ गया, n नहीं लिखा मैंने, इंटीग्रल मल्टीपल बोल दिया ना, अब आप बताता हूँ रुको। सो इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम h/2 की h/2 की हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगी। मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान देंगे, जो गरीब बच्चे हैं ध्यान देंगे, थ्योरी अलग से लिख लेंगे आप लोग। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखोगे इलेक्ट्रॉन की, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ओके। मैं उसको यल से लिखूंगा, यल से, यल नो भी लिखो चलेगा, यल एंगुलर मोमेंटम को यल से लिखा जाता है, फिजिक्स में पढ़ोगे यल से, हाँ किसे, यल से। इसका फॉर्मूला होता है m/r, और उन्होंने कहा कि m/r इज इक्वल टू n/2, यही बात उन्होंने बताया था, ओके। और चूंकि n में h में अंतर देना, न तो n और h करके गुना को n लिख दोगे, n स्क्वायर कर दोगे, ऐसा धोखा से मत करना, ओके। अरे समझा कि नहीं क्या बोला मैंने। और कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, मेरे दिल में ख्याल नहीं आता, बुक के ख्याल दिमाग में ख्याल आता है, कुछ बुक ने एनसीईआरटी ने भी, ओके, क्योंकि स्टैंडर्ड सिंबल है, क्या है स्टैंडर्ड, फिर बिन पे आता गया, फिर बिन पे आता गया, तो क्या क्या है कि एंगुलर मोमेंटम को m/r को, ओके ध्यान सुना, ये h/2 है ना, एक कांस्टेंट है ना, फिक्स वैल्यू है ना, तो ये कांस्टेंट का उन्होंने नाम रखा है ऐसे 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 ऐसे, इसको बोलते हैं कटर h, क्या बोलते हैं इसको, कटर h, हाँ, मैंने h/2 के बदले में रखा गया कटर h, कौन सी बोलो, हाँ ये याद रखियो, कहीं इसमें क्वेश्चन पूछ देता है, कटर h क्या है, वो पूछेगा कटर h क्या है, तो बोले ये कटर h वही है h/2, क्या नाम है इसका, लिखने का तरीका है, h लिख दो, h को काट दो, का नाम क्या है, ये सिंबल है, रोना नहीं है इसके लिए, कई बार क्वेश्चन इसी ऑप्शन में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अरे समझा कि नहीं, इसलिए बताना जरूरी होती है। सर n क्या है, n क्या है, n मतलब 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 डॉट डॉट डॉट, तो एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट ऑर्बिट में कितना होगा, यदि n की वैल्यू 1 हुई यानी 1 h/2 चलेगा, l की वैल्यू एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू यानी m/r के बराबर, या 1 h/2 चलेगा, 2 h/2 चलेगा, 3 h/2 चलेगा, ये h है, n नहीं लिख देना, तो उठा के बाजार देंगे, 4 h/2 चलेगा, ओके, उसके बाद 5 h/2 चलेगा, 6 h/2 चलेगा, यानी इस लोग कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम अगर h/2 है, इसका मतलब उसके गुना में 1 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रही है, फर्स्ट ऑर्बिट में है, फर्स्ट शेल में है, h/2 का दुगुना है, ओके, यानी सेकंड ऑर्बिट में है, यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट में है, यहाँ पे, लेकिन कहीं पर लिख दे कि 3.5 गुने h/2 तो ये h कटर है, तो बोल दो कि इलेक्ट्रॉन, मुंह पे मना कर दो कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन का ये एंगुलर मोमेंटम पॉसिबल, दिस एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, इसी को बोलते हैं कि क्वांटाइज नहीं है, ये क्वांटाइज नहीं है क्योंकि h/2 का वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो इसी बात को, इतना जो शब्द है, इतने शब्द को तुम छोटे शब्द में बोल दो कि इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होती है, क्या बोलोगे, क्वांटाइज्ड होती है, क्वांटाइज समझे ना, कि एक फिक्स वैल्यू का इंटीग्रल, एक फिक्स वैल्यू का इंटीग्रल, समझे बात को, समझे, अरे समझे,
एक फिक्स वैल्यू का, जैसे मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे क्वांटाइज है कि नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वांटाइज है कि नहीं है कि नहीं है? ऐसा थोड़ी है कि एगो का हाथ कटा हुआ है, एगो का पैर कटा हुआ है, जिंदा है वो, है ना, एगो का कमरे नहीं है, एगो का सर्रे नहीं है, ऐसा कभी देखो? सर तो है, ये सर की बात कर रहा हूँ, सर्रे नहीं है, ठीक है, तो वो क्वांटाइज नहीं होगा, तुम लोग तो क्वांटाइज हो ना, तुम लोग का वैल्यू क्वांटाइज्ड, ओके। तो क्वांटाइज का मीनिंग समझ आया? क्वांटाइज का मतलब कभी बोले तो एक फिक्स्ड वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल, एक फिक्स्ड वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल, क्वांटाइज का मतलब समझ आया? तो याद ना कि इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम जिस ऑर्बिट में घूम रही है क्वांटाइज्ड होती है। क्या होती है? अब कोई पूछे क्वांटाइज्ड क्या होता है सर? इंटीग्रल मल्टीपल। जैसे तुम लोग पढ़े होगे 10th क्लास में या इसी चैप्टर में मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था इसका इलेक्ट्रॉन के बारे में कि जो चार्ज आता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक ई, दो ई, तीन ई, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है इंटीग्रल मल्टीपल है ई का। किसका? तो एन ई लिखते हैं, क्यू बराबर एन ई। याद आया? लिखे थे नहीं लिखे थे? एन ई माने इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, या किसी बॉडी पे चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज मतलब कि ई का मल्टीपल। ई क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अरे सुन रही हो? एनर्जी में तुम कहां ध्यान दे रही हो? चुट्टी, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग टू यू मिस्टर, आई एम टॉकिंग टू यू। तो व्हाई यू घूमिंग पीछे? हाँ? ठीक है, समझ आ गया? एक बात तो ये हो गया सर, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड इन एन ऑर्बिट। समझ में आ गया? या तो ये शब्द याद रखो या तो दोनों शब्द बता दिया मतलब क्या हुआ। किताब अगर किताब में पढ़ते हैं क्वांटाइज शब्द, पहले तो क्वांटाइज का मतलब ना समझ में आता, उसी को इतना लंबा लेक्चर दिया गया। अब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट सो दैट द ये वाला बात बताता हूँ। दूसरा बात, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट अनलेस एंड अनटिल इट चेंजेस द ऑर्बिट। क्या मतलब इसका मतलब बताओ? इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक ऑर्बिट में कांस्टेंट रहती है, बात खत्म, स्टेशनरी रहती है, चेंज नहीं होती है। अगर तब तक जब तक कि वो अपना सेल या ऑर्बिट चेंज ना करे, तब तक जब तक की, तब तक जब तक की, तब तक, हाँ तब तक जब तक की, वही बोला अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि वो अपना सेल या ऑर्बिट चेंज ना करे। क्लियर हो गया? क्या सेल चेंज करेगा तो एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, ऊपर जाएगा हायर स्टेट में एनर्जी ऑब्जॉर्व करके जाएगा, और नीचे आएगा तो एनर्जी इमिट करके जाएगा। इज दैट क्लियर? तो पहले थ्योरी लिख लो अच्छा से, ये बातों को लिख लो अच्छा से, और मैं कुछ और, ये यल से क्या लिखा गया है? यल से एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr बराबर nh/2π, और h/2π के बदले में ही h कटर लिखा गया है। तो वो सीधी पूछ देगा, बोले इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फिफ्थ ऑर्बिट में बताओ। किसमें बताओ? फिफ्थ ऑर्बिट में। तो क्या करोगे? 5 h/2π। ऐसा क्वेश्चन सब पूछा हुआ है नीट में, जी में ऐसा क्वेश्चन सब पूछता है कि फाइंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सिक्स्थ ऑर्बिट, तो 6h/2π। अब 6h/2π ऑप्शन में नहीं रहेगा ऐसे 3h/π, तो मार दोगे, ये भी मरेगा, ये भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो ऐसी क्वेश्चन सब पूछी जाती है थ्योरी से। एनसीईआरटी केमिस्ट्री डायरेक्टली थ्योरी से आता है, डायरेक्टली थ्योरी से। सही से थ्योरी पढ़ोगे बवाल कर दोगे। क्लियर हो गया? अच्छा, ये इस ऑर्बिट समझ में आ गया? ऑर्बिट को शेल भी बोलते हैं। के सेल, एल सेल, एम सेल समझ में आ गया? के लिए एन की वैल्यू 1, एल के लिए एन की वैल्यू 2, एन के लिए एम की वैल्यू, एन की वैल्यू 4। नींद अगर आया तो नींद में ही आकर के कुटेंगे। नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। पर एक थ्योरी लिख लोगे तभी इस बात को लिखोगे, फिर एक्सप्लेनेशन इधर और दूंगा। ओके? का ओ बुबू, तुम यू ऑब्जर्व वेरी क्लोजली। वाह वाह, क्या बात की हो तुम, दिल खुश हो गया, मेरा दिल खुश हो गया, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। उतना देर से बक रहे थे, अरे देखो ना, गलती नहीं था, हमने यहाँ बीच वाला छोड़ के सीधे 2 कर दिए थे, बीच में लुल्ले हो गया था एगो 2। कोई बात नहीं, लिख लो, समझा गया ना? नोट करो ये थ्योरी। ये अभी ये वाला पॉइंट बचा हुआ है, ये पॉइंट अभी समझाने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये वाला पॉइंट पहले थ्योरी पूरा लिख लो, इसको लिखो, इसका धीरे एक्सप्लेन करेंगे। सो एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात कर दिया कि क्वांटाइज्ड होता है। देखो एक बात याद ना, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमती है उसमें एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है, एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होता है, रेडियस भी क्वांटाइज्ड होता है, एंड बाय रेडियस का मतलब एक इंटीग्रल मल्टीपल, और वेलोसिटी भी क्वांटाइज्ड। जितने टर्म्स रिलेटेड है एंगुलर मोमेंटम, कक्षा में देखो चट्टी, ये बहुत खतरनाक आ रहा है, लेकिन होगा, मजाक नहीं कर रहे हैं। हाँ बचपन में मजाक नहीं कर रहे हैं, बचपन में ना
हम कभी भी चलते थे ना, जैसे मान लो छोटे थे, बहुत छोटे थे, 4-5 साल के या 6 साल के, तो घर से खाली भाग जाते थे, तो देखते थे अब्बू को, है ना, तो नहीं भागते थे डर से, क्या पीटेंगे। तो वो क्या होता था, मेरा अब्बू साइड में बात करते थे, हम सोचते कि अब्बू बात कर रहे हैं किससे, साइड से निकल जाते हैं। अकलमंदी दिखा देते हैं, बहुत बच्चा लोग अकल बहुत होता है इस मामले में, भागने के मामले में। तो सोचिए अब्बू तो बात कर रहे हैं, घूम रहे, हम पीछे से निकल जाएंगे, ऐसे बात करे, हम निकल रहे साइड से, अब वो देख लिए ऐसे घूमे बिना घूमे हमने, ये कौन जादू है, ये लोग हाँ चिल्ला गए, इधर आओ इधर। फिर देख बोले डांट के, तो अंदर चले गए। हमको ये सब समझ कैसे जाते हैं, देख कैसे लेते हैं, हमको आज तक समझ नहीं आया, मैंने आज अभी समझ में आ गया लेकिन बहुत दिन तक ये बात समझ में नहीं आई। तो हमको समझा ओ एक एंगुलर पोजीशन होता है, आँख को टेढ़ा करने वाला, ये साइंस है। तब ज्यादा समझा गया ये सब औरतों में ज्यादा होता है, मर्दों में भी होता है। अभी भी शरारती हैं बिट्टू लाल, है ना, बच्चा से ज्यादा शरारती है वो। कितने हैं? हाँ, शरारती में कमी नहीं है। हाँ, एक आर्ट है, एक कला है। यस, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ इसी आर्ट की वजह से कितना का पेट चल रहा है, समझियो, पापी पेट का सवाल है। देखो अब मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं तुम लोग को, इंटरेस्टिंग बात। मान लो किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रही है, न्यूक्लियस के अबाउट घूम रही है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड ए न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट। ओके, मान लीजिए, हेलो, उस ऑर्बिट की रेडियस आर है, उस ऑर्बिट की रेडियस आर है, ठीक है, ध्यान दीजिए। और इलेक्ट्रॉन घूम रही है, डांस करिए, झमाझम डांस करिए, झमाझम। ओके, हाँ, ये यम इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास है यम। आप कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है? वी वेलोसिटी से, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ओके, सर्कुलर पाथ पे। आप सुनो अच्छा से, मैं अब तुमको झमाझम डांस करवाऊंगा, निकलने दो। अब बताओ क्या वजह है, मेरा नारा आएगा, ये मैंने नया नारा, मेरे देखो मेरा अभी पजामा था उस दिन जो पहने थे, देख रहे थे, वो फटा हुआ है पीछे से, समझे। तो हम क्या कह फिर नीचे झुके ना एक बार, जो और फट गया। आप क्या करें, तो वो इससे ढका हुआ था, इससे पीछे वाला नहीं, बड़का सा ना होता है, ये रिउना होता है, क्या बोलते उसको, क्या बोलते, कुर्ता का बड़का सा होता है, तो ढका होता था, दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे एक बार हम ऐसा किए ना, 9th वाला बच्चा सब सर ठीक है, तो क्या हुआ कि फिर नारा को हम कहे चट्टा, ये सब बदनामी वाली बात है। तो गए नारा को निकाल दिया, उसको फाड़ करके उसको अंदर रख दिया कि सफाई करेंगे। बताओ, समझे, पूरा फट गया था। अब हम सोचे थे उसको सिला उला करके काम चला लेंगे, लेकिन इतना फट गया, ऊपर से उसकी वजह से नहीं मैंने फाड़ा, उसको सिल लेता मैं, लेकिन मेरे पास यहाँ घुमाने के लिए नारा नहीं था तो ये नारा लाया, फिर घुमाया मैं, ये पंगा को घुमाना, ये पंगा को, ठीक है। देखो अभी पंगा को घुमाएंगे, कोई भी चीज सर्किल में घूमती है ना, तो फिका की नहीं जाती बाहर। सोचो, लॉजिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, तो अगर सुनो, जैसे अर्थ जो है सन के चारों ओर घूम रहा है, यानी और भी प्लैनेट्स सन की चारों ओर घूम रही है ना, तो एक ऑर्बिट में घूम रही है। क्या वजह है कि क्यों नहीं जाकर सन में घुस जाती है? क्योंकि ग्रेविटेशन काम तो कर रहा है वहां पे, एक ग्रेविटेशन पुल काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है न्यूक्लियस। ओके, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में जाकर गिर जाना चाहिए अट्रैक्शन से। क्या होना चाहिए? बट वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाकर नहीं गिरता है? वो कौन सा रीजन है जिसमें जो है अर्थ जो है सन में जाकर नहीं गिरता है? पुल तो कर रहा है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, अर्थ के केस में ग्रेविटेशन पुल लग रहा है, लेकिन एक फोर्स है जो उसको बैलेंस कर रहा है। देखो यार, देखो ये देख रहे हो घूम रहा है, लेकिन एक फोर्स लग रहा है, ध्यान दे, मेरे हाथ को मत देखो, एक फोर्स जो मेरा हाथ से हम इधर खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं हम, लेकिन एक फोर्स इस बॉडी पे एक बाहर क्यों लग रहा है? इस बॉडी पे बाहर क्यों लग रहा है? जाता है बाहर। अगर मान लो मैं इसको छोड़ दे बाहर गिर जाएगा, तो उसको फोर्स को बैलेंस कर रहा है। अच्छा, इसको अच्छा से फील करने के लिए ना, तो उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर होता है, उसका भैया होता है जुड़वा भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की ओर फील होता है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलो, सेंट्रीपिटल भी बोलो चलेगा, सेंट्रीफ्यूगल भी चलेगा, कहीं दोनों एक दूसरे का जुड़वा भाई है। क्या है? बचपन में कहानी सुने हो, दीदी कौन कोना नहीं खेली हो, ये वाला ऐसा वाला गाना सुनिए, दीदी वाला। हाँ, तो हाथ को पकड़ के क्या नहीं गिरती है वो, झुक करके, तो फोर्स पीछे को लगता है, तो एक फोर्स तुम्हारी और पीछे को लग रहा है, तुम पीछे को लग रहा है, तुम्हारी बहनपा जो है तुमको पकड़ के खींच रही है, दोनों फोर्स बैलेंस है, समझे?
हाँ, तो हाथ वाला फोर्स जो है पकड़ के खींच रही है वो पुल हो गया, हाँ ना, तो गिर जाएगी सीधे, लुल हो जाएगी वो। बचपन से साइंटिस्ट। हाँ रे रे, कह रहे अपने कंट्री का बच्चा बच्चा, चच्चा तो दूर छोड़ो, बच्चा बच्चा साइंटिस्ट है, पैदा होते ही साइंटिस्ट, समझे भाई। तो अभी हम इतना इतना जो हमको पढ़ाने में, साइंस में इतना हम एंजॉय करके पढ़ा रहे हैं, ये सारा चीज जो मैं कहीं ना कहीं बचपन में मैंने जो किया है उसी सबको यूज करके बता रहा हूँ, समझे बात को। सारा चीज आ जाता है क्रिएटिविटी में, समझे, इसे बोलते हैं क्रिएटिविटी। ठीक है, दो बताता हूँ। सो यहां पर एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल पुल, जिसको बोल ग्रेविटेशनल पुल कर रहे हैं, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नो 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 ना, एक न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन फोर्स बोलेंगे, चार्ज के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज जैसा है, तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्ट, तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है। लेकिन न्यूक्लियस इस मास पर यानी कि इलेक्ट्रॉन पर, इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोल सकते हो, हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर क्यों लगता है, जो पकड़ के खींच रहा है, जिस बॉडी पे लग रहा है फील करेगा बाहर की ओर एक झटका, उसको बोले सेंट्रीफ्यूगल। दोनों जुड़वा भाई है, क्या है, जुड़वा भाई है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब ये फोर्स मान लो कि इस बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, नेट फोर्स 0 ना हो जाएगा, इक्वल है ना, अपोजिट फोर्स को क्या करता है, कैंसिल कर देता है ना, तो ये बैलेंस हो गया। अब जहां है बस वो लेकर घूमता रहेगा, डांस करता रहेगा, गाना गाता रहेगा, है ना, समझे। सो electric force is balanced by centrifugal force. That's why electrons cannot collapse with nucleus, माने न्यूक्लियस से वो कोलैप्स नहीं कर सकता है, या न्यूक्लियस में जाकर के नहीं गिर सकता है, क्योंकि वो बैलेंस हो जाता है। रीजन समझाया भाई। ये जो पॉइंट लिखा था, क्या लिखा था, वो पॉइंट लिखा था ना वहां पे, देखो क्या लिखा था मैंने, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स in an orbit show that electric force is balanced by centrifugal force, माने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करता है, बैलेंस करता है। इज दैट क्लियर, मजा आ गया होगा, पॉइंट सब देख करके। अब लिखोगे इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल बोलना कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का दो भाई है, एक सेंटर क्यों लगने वाला, एक सेंटर के माने बॉडी फील करेगा, जो बॉडी घूम रहा है ना सर्किल में, वो एक बाहर की ओर झटका फील करेगा, उसको बोलो सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। और सेंटर की ओर खींच रहा होगा एक फोर्स, उसको बोलो सेंट्रीपिटल। दोनों जुड़वा भाई है, क्या है, हाँ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बोलो या सेंट्रीफ्यूगल, बात सेम है, बोलना उचित होता है सेंट्रीफ्यूगल। फिजिक्स में डिटेल से पढ़ोगे, फिजिक्स वाले सर तुमको पढ़ाएंगे। कौन सा पढ़ाएंगे, हाँ हाँ। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला जानते हो, इसी चैप्टर में पढ़ाया था, अभी पीयू एकदम पूरा खींच छीन लेंगे पूरा को, है ना। क्या पढ़ते हैं, K/Q1 याद है, K/Q1 Q2 by R स्क्वायर, पढ़ोगे ना, पढ़े हो। दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स, कौन फोर्स, हाँ, इसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। ये बात ऑलरेडी इसी चैप्टर में डिटेल से पढ़ा चुका हूं मैं, फिर भी बता रहा हूं अभी। चलो सुनिए भाई, सुनिए बाबू, इलेक्ट्रिक फोर्स बताओ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज के पहले के लिखो, के क्या है सर, कूलम्ब कांस्टेंट है, इसका चिंता नहीं करना, के क्या है, कूलम्ब। मुंह नहीं बनाओ, जैसे लोग अभी तुम्हारे हस्बैंड डेथ किए, अभी डेथ की है, चूड़ी फोड़ना है, चिट्ठी सदमा में गई हुई है, अब मेरी पत्नी अभी भी मरी है, इसलिए हम कूद रहे हैं। हाँ हम खुश है, कहीं डबल शादी करने का मौका मिल रहा है। ये बेचारी का शादी नहीं होगा, ठीक है। मजाक उड़ाते दूसरे बड़ा मजा आता है ना। दोस्तों इसको बोल देता हूँ Q1, जो न्यूक्लियस पे चार्ज है उसको Q1 बोल देता हूँ, और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो इसको बोल देता हूँ Q2। तो इलेक्ट्रॉन इसको Q2 बोल देता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E लिख देंगे, E माइनस नहीं लेगा, अट्रैक्शन है तो प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता ही है, मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे। तो K, और बताओ न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, कोई बता सकता है क्या, न्यूक्लियस का चार्ज कोई बता सकता है, हाँ जितना प्रोटॉन उतना चार्ज, दो प्रोटॉन तो दो ही, एक प्रोटॉन का चार्ज एक ही होता है ना, दो प्रोटॉन का चार्ज 10 प्रोटॉन का चार्ज 11 प्रोटॉन का चार्ज। तो जितना Z उतना इलेक्ट्रॉन, Z मतलब कितना एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना प्रोटॉन होगा, पता है ना। तो अगर Z है तो Z को E से गुना कर दो, Z E टोटल चार्ज हो जाएगा, पढ़ाया ये ऑलरेडी। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, एक ही, दो प्रोटॉन का चार्ज तो Z प्रोटॉन का चार्ज खत्म। ये तो बोल रहा है एटॉमिक नंबर से क्या चीज पता चलता है, प्रोटॉन की संख्या। बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 E ना हो जाएगा, तो 11 ना बोल के आप सारे एटम के लिए हो जाएगा, तो Ze कर दो। टोटल न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, Ze कितना होगा, तो Q1 का वैल्यू हो गया Ze,
इंटू ई। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर, बोलो ना। हाँ, और Q2 हो गया एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। चलो तो देखो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एफसी का लिखोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मैंने कुछ साल पहले भी पढ़ाया था, mv स्क्वायर बाय आर, समझे? mv स्क्वायर बाय, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके, याद रखना mv स्क्वायर बाय आर। अब बताओ k को ऐसे दो, Q1 का वैल्यू रखो, Q1 का वैल्यू ZE क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड, जो जानते हो ना 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, और Q2 यानी कि E बट्टा आर स्क्वायर। कछु दिक्कत इसी को बोल सकते हैं आप लोग, यहां से बोल दो ना जरा, mv स्क्वायर बाय आर, एक आर से यार कैंसिल, एक यार से यार कैंसिल, कब बचा बता तो? के जेड ई स्क्वायर कर दे, एक आर बच गया, कुछ दिक्कत? कुछ दिक्कत? काहे नहीं बोल रही, तो काहे सर मार रही हो इतना? अब यहां से भी स्क्वायर को अकेला कर लो, किसको अकेला करो बच्चा? भी स्क्वायर को अकेला करो, मैंने एक रिलेशन निकाल देते हैं, इसे डब्बा में पैक कर लो, याद रहेगा, काम का चीज है ये, काम का। वैसे निकाल या रटना नहीं है इसको, डेरिवेशन जो करूंगा उसको रटना नहीं है। जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना, अभी हम लोग तीन कैलकुलेशन करने वाले हैं। रेडियस कैलकुलेशन करेंगे, किस ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका रेडियस देखोगे ना। उसके बाद हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेशन करने वाले हैं, उसका एनर्जी कैलकुलेशन करने वाले हैं। तीन चीजें का कैलकुलेशन करना है, तीनों का फॉर्मूला ड्राइव करना है, और तीनों का वैल्यू याद रखना। फॉर्मूला ड्राइव करने खाली समझ में आना चाहिए, डेरिवेशन आना चाहिए, बस उसको हर डेरिवेशन रटना नहीं है, याद नहीं करना डेरिवेशन का, ओके। तो भी स्क्वायर को अकेला करो साहब, साहब साहब भी स्क्वायर को अकेला करो, गुना करो, यम आर या बट्टा में सारी गाइस, जेड ई स्क्वायर बाई एम आर, सही है गलत है बताओ? और आ गया। अब मैं इधर चलूंगा, अब चलूंगा रेडियस कैलकुलेशन पे, किस पे? पहले बताओ जो पॉइंट दूसरा लिखा है तो समझा गया ना। इलेक्ट्रिक फोर्स यानी प्लस माइनस में जो न्यूक्लियस का फोर्स है, अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन पे, उसकी वजह से न्यूक्लियस खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर, लेकिन इलेक्ट्रॉन अंदर जा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बैलेंस कर रहा है। इसे इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट स्पीड से बोलो ऑर्बिट में घूम रही है, ठीक है, इसलिए एक रिलेशन निकल गया यहाँ पे। सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा, डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इज दैट क्लियर? यहाँ से एक रिलेशन निकला, ये रिलेशन को याद रखना है। इसमें के क्या सर? के कांस्टेंट है, कूलम कांस्टेंट, चिंता नहीं करना। जेड एटॉमिक नंबर है, ये एटम टू एटम चेंज करेगा। ई क्या? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ई भी कांस्टेंट है। आर भी वेरिएबल है, बट मास भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरिएबल। यहाँ तीन चीज वेरिएबल है, एक जेड वेरिएबल है, एक आर वेरिएबल है, और एक वेलोसिटी वेरिएबल है, ठीक है? अरे समझे ना, क्या कि डिफरेंट ऑर्बिट में स्पीड अलग अलग होगी। तो इसको नोट करो, और मैं अभी रेडियस कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। नोट करो, इसको नोट करो जल्दी। दिखाते हैं आग, थोड़ा सा अच्छा लगता है। सर ऐसा ही वीडियो डाले हुए हैं कब रे? ओ चिट्टा देख लेता है। हाँ? गाना भी लगा हुआ है, चलो ठीक है, अच्छा है। लोगों को फालतू चीजें बहुत पसंद होता है, इसलिए फालतू चीज डालते रहते हैं यार। पढ़ाई की चीज सब कोई कुछ होने वाला है थोड़ी पढ़ाई से। सही बात बोला तुम, गजब बात तुम बोले, गजब। मेरे हाथ में सही बात बोला। गजब बेइज्जती है। चलो ठीक है, नंबर 1 साहब। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओके। रेडियस कैलकुलेशन करेंगे, वेलोसिटी कैलकुलेशन करेंगे, सब करेंगे। पहले करते हैं रेडियस कैलकुलेशन। चलो रेडियस कैलकुलेशन। रेडियस मतलब जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रही है ना, तो उसकी अलग अलग ऑर्बिट की रेडियस अलग अलग होगी। तो क्या होने वाली है अकॉर्डिंग टू बोर साहब? बोर साहब, आंख खोलो, आंख खोलो, आंख खोलो। हाँ बताओ, ये सब बच्चे ध्यान देंगे, सब बच्चे ध्यान देंगे। ये बताओ, सुनो ना, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? MBR इक्वल टू, बोलो ना, MBR इक्वल टू NH/2π। सारे कांस्टेंट के बारे में भी डिटेल से लिखने वाला हूं, चिंता नहीं करो, रोना नहीं है, ठीक है बू? अब बताओ, सुन रहे हो? सुनो ना, भी यहां से अकेला कर लो, भी को अकेला कर लो। भी इक्वल टू बता दो, NH, तो मैं NH में अंतर दे रहा हूं, NH बट्टा 2π MR। सही लिखा गलत लिखा? चलो बताओ,
यहां से वेलोसिटी को अकेला कर लिया, इस वेलोसिटी को ला करके यहां पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, अपने आप अपन को रेडियस का फॉर्मूला निकल जाएगा। क्या समझे? एंगुलर मोमेंटम पर क्या है बनाया हो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, यानी इस क्वांटाइज्ड है ना, तो वो लिखा mvr = nh/2π, और यहां पर से वेलोसिटी अकेला कर लिया, इस वेलोसिटी को उठा करके यहां पर रख देंगे, r का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अरे वेलोसिटी और r में ही खेल करना है। अगर मान ली सर हमको वेलोसिटी चाहिए तब तो r को अकेला कर लो और इस वैल्यू को उठा करके यहां रख दो, वही काम करेंगे। समझे नहीं? अगर मुझे रेडियस चाहिए तो वेलोसिटी को यहां से एलिमिनेट कर देंगे, वेलोसिटी का वैल्यू उठा करके यहां रख देंगे, और मुझे रेडियस चाहिए अगर, सर ये वेलोसिटी चाहिए अगर, तो रेडियस को अकेला करके यहाँ पुट कर देंगे। समझ में आया? तो दोनों काम करेंगे, अभी वही काम है, तो तुम्हारे सामने मैं कर रहा हूँ। चलो पहले रखो ये क्वेश्चन 1 बोल देता हूँ उसको। क्या बोल देता बाबू? क्वेश्चन 1 लिख रहा हूँ, क्वेश्चन 1। हाँ, कैलकुलेशन डेरिवेशन करने में थोड़ा सा लगेगा, कर देता हूँ, लेकिन डेरिवेशन याद नहीं रखना है, बता रहा हूँ, समझो खाली बस। kz²/m/r, ये ना, ये kz²/r और m v स्क्वायर, भी की जगह बोलो, भी की जगह nh/2π का होल स्क्वायर। सही लिखा गलत लिखा? जोर से बोलो। करेक्ट। देखो अब बताओ, kz ये स्क्वायर बाई r स्क्वायर देना, m n² h²/4² π² m² r²। कोई दिक्कत? कुछ कट रही है? देखो तो कट रही है। यम से यम लुल हो गया, यार से यार लुल हो गया, और कोई लुल हुआ? नो लुल। यहां से हमको निकालना क्या है? आर। क्या निकालना है? बस बेचारा आर को पकड़ो, बाकी सबको इकट्ठा कर दो। आर इधर मैं कर रहा हूं, आर इधर। अब बचा क्या? बताओ, पूरा बताओ। n² h² बट्टा 4π² यम, उसका दिए kz ये स्क्वायर। कोई दिक्कत? आर का फॉर्मूला आ गया। जानते हो ये डेरिवेशन करना जरूरी है, क्योंकि बच्चा लोग का करता है डायरेक्टली याद कर लेता है। वैसे डेरिवेशन से क्वेश्चन कम आया है, नहीं जेई मेन और एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, डेरिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, यही फॉर्मूला पूछा हुआ कई बार। ठीक है, समझे? हाँ, याद आ गया। ठीक है, अब क्या है? हाँ, मैं सोच रहे थे, अब इसमें कौन कौन वेरिएबल पहचानो, कौन कौन कॉन्स्टेंट है, कौन कौन वेरिएबल बताओ, कौन कौन वेरिएबल कॉन्स्टेंट है बताओ। n तो वेरिएबल है, डिफरेंट ऑर्बिट के लिए वैल्यू n की वैल्यू, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1, सेकंड ऑर्बिट के लिए 2, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3, तो n तो वेरिएबल है। h कांस्टेंट है साहब, 4 तो बचपन से कांस्टेंट, जब से पैदा हुआ है। अब पाई जब से आया दुनिया में तब से कांस्टेंट है। m मास इलेक्ट्रॉन का तो फिक्स रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक लिख रहे हैं। k कूलम कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ओके। और z एटॉमिक नंबर वेरिएबल है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज, अरे 1.6 × 10⁻90, तो सब कांस्टेंट को इकट्ठा करो, वेरिएबल दो ही तो है, n और z, n और h² 4π² m k e², ये सारे कांस्टेंट एक साथ कर लिया, और बचा कौन बताओ? n² z। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये बताओ, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, सबका वैल्यू उठा के रख देंगे यहाँ पे, उठा के पटकेंगे वैल्यू को, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक वैल्यू बन करके आएगा, और हमको कैलकुलेटर नहीं करना है, वो कैलकुलेट करके हमको, मेरे पास है वैल्यू, बता देता हूँ कितना। सॉरी, इसको मिटा देते बोला 1 2 3 नहीं मिटा देते बोला, आई एम फ्री। नहीं, दर्द हो रहा था मुझे मिटाने में, इसलिए थोड़ा सा कितना मेहनत से लिखे हैं। देखो यहाँ से सुनो एच क्या है बाबू, सबके बारे में लिख देते बाबू, लिख देते तुम रो रही थी अभी करके। एच है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, याद है ना? इसकी वैल्यू तो अहाँ तो बुझे छी ना, 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकंड, याद है कि नहीं है? वाह वाह वाह, याद करने की जरूरत, कांस्टेंट की वैल्यू कभी याद करो, कभी मत याद करो, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में भी गिवन रहता है। पाई तो बचपन से जानते हो, इसके बारे में लिख दे, पाई है। यम इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻31 kg, ये ना इलेक्ट्रॉन का मास। के जानते कूलम कांस्टेंट, के को क्या बोलते हैं? कूलम कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स लॉ के हिसाब से दिया गया। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। सॉरी, यूनिट कैसे बन गया? यूनिट कितना बचा? यूनिट के लिए भी होता रहता, फोर्स का फॉर्मूला लगा पड़ता है, के Q1
Q2 बाय आर स्क्वायर पढ़े ना पड़े, तो फोर्स के का निकालना है, के को अकेला कर लो, एफ आर स्क्वायर Q1 Q2 न्यूटन होता है फोर्स का, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर हो गया, अब कुलम भाई लिख दिया मैंने, समझे? तो यूनिट को देख करके डरना नहीं है, ये फिजिक्स वाले सर तुमको बताएंगे अच्छा से, ठीक है, समझे? हाँ, फिजिक्स में तुम लोग पढ़वे करोगे। चलो उसके बाद और बाकी को ई तो बचपन से जानते हो, 1.6 × 10⁻19 कूलम, इसको एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? एलिमेंट्री चार्ज। ओके, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी इतना ही होता है, एक प्रोटॉन का चार्ज भी इतना ही होता है, मैग्नीट्यूड वाइज, बस खाली साइन में फर्क होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? बोलती नहीं हो। चलो आर का वैल्यू रखो, अभी सारे वैल्यू को यहाँ पटक देंगे, क्या करेंगे? पटक देंगे, तो आंसर आएगा 0.529। ओके, और आंसर एन स्क्वायर वेरिएबल है, उसको रख दो, n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम पर एटम, एंगस्ट्रॉम पर एटम। वाह सर, मजा आ गया, आएगा मजा अब डेरिवेशन का, हा 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 हा, है ना? यही है सर, वैल्यू कैसा आ गया, यही याद करना है और कुछ याद नहीं करना है, समझे? मानी डेरिवेशन तुमको याद ही नहीं करना है, केवल ये रिजल्ट याद करना है। ओके, डेरिवेशन मैंने शौक से करवा दिया है, शौक से। सर वैल्यू पुट करके दिखाई नहीं कैसे आ गया, तुम्हारा काम, इट्स योर जॉब। मैंने बोल दिया तो बोल दिया, समझे? तो रेडियस का ये फॉर्मूला याद ना, ये एंगस्ट्रॉम में है, किसमें बाबू? एंगस्ट्रॉम में है, पर एटम, एक एटम के लिए, ठीक है, पर एटम बोलते हैं। ओके, ऐसी को तुम चाहो पिकोमीटर में, किसमें? पिकोमीटर में। पिकोमीटर में कैसे करते हैं तो ध्यान दो यार, इन्हें कभी कभी इसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए, इसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए हम लोग 5-3 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 5-3, ठीक है। तो इसको और मान लो पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम का 10 का पावर -10 होता है, अब पिकोमीटर 10 का पावर -12 होता है, तो 2 दशमलव तो खिसका दो। ओके, खिसकाओ, तो 52.9 इसी को एन इसको वेरिएबल को नहीं, यहाँ पे एन इसका वेरिएबल ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर आर ना लिख करके आर एन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आर एन क्यों जानते हो? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ओके, या ये बोलो कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट की, मान लो सेकंड ऑर्बिट का था, R2 बोल दोगे, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस, फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस, फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस, और जो गैप दे रहे थे रेडियस में, अभी गैप भी समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करो, थोड़ा सब्र करो, सब्र। अभी 52.9 करीब 53 के बराबर है, इसको बोलेंगे पिकोमीटर। क्या बोलेंगे? पाइकोमीटर भी बोलते हैं, कितने टीचर? पाइकोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? पाइकोमीटर। पाइकोमीटर भी बोलते हैं, पिकोमीटर भी बोलते हैं, पाइकोमीटर भी बोलते हैं, पर एटम। मुंह क्या बनाइए फिर? एक और बात बोले, पेश करे, मुंह बनाइए चट्टी जैसे लग रहा है, खाने को नहीं मिला है, खाने को नहीं मिला है। क्लास के बाद मेरे पास आ जाओ, गम दे देंगे तुमको, है मेरे पास, खाली मैं मांगना पड़ेगा सर अल्लाह के नाम पे, ठीक है? तुम्हारा अभी दुपट्टा लूल हो रहा है, दुपट्टा जो छोड़ के चली गई हो, महक हम डेली लेते रहते हैं, लेके भागो चट्टी, दुपट्टा लेके रखी हुई है। हाँ, परफ्यूम नहीं है उसमें, मेरे पास परफ्यूम, गरीब आदमी है, परफ्यूम कहाँ से लगाएंगे? नहीं है ना परफ्यूम, तो दुपट्टा महक रहा है। ठीक है जी, समझ आया? चलो ठीक है, आर एन इक्वल टू 50, इसको ना अच्छा से लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, आर एन इज इक्वल टू 52.9 को 53 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 53 n स्क्वायर बाय z, और पाइकोमीटर, पाइको पीएम ने बना गया, मतलब सर पोस्ट मेरिडियन है पर एटम। हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर बोल दो, वैसे अपने यहाँ प्राइम मिनिस्टर बहुत फेमस है, बड़े प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेमस है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, मोदी मोदी, ठीक है, इज्जत से नाम लो, प्राइम मिनिस्टर है। ओके, प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो बोलता है कौन? डोनाल्ड ट्रम्प, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है जी। एन स्क्वायर बाय जेड, को दिक्कत किसी को? अब इसमें से अब काम, किसमें आंसर में आया? पिकोमीटर पर एटम, पिकोमीटर में ही है, और ये एंगस्ट्रॉम में। ओके, अपन को यही याद रखना है, और कोई याद? पहले डेरिवेशन लिखो अच्छा से, फिर इसके बारे में बहुत सारी बात करने वाला हूं, नोट करो। क्या मैंने आर एन आपको प्रूफ किया है? 53 एन स्क्वायर बाय जेड, जेड पिकोमीटर पर एटम, ठीक है जी। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया आपका। यहाँ पे क्या आर एन को क्या पढ़ोगे बाबू? आर एन को क्या पढ़ोगे? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। ओके,
और एन के वैल्यू पर डिपेंड करेगा, जेड के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। जेड क्या एटॉमिक नंबर, एन जानते हो। ओके, अब ध्यान सुनो, अगर एटम हाइड्रोजन एटम हो अपना, क्या हो, क्या कि यार ना, बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, माने हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2 और बेरिलियम प्लस 3 के लिए वैलिड है। ओके, हाँ जेड अलग हुआ उसके लिए। इनका ध्यान सुनना अच्छा से, इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे तुम जो न्यूक्लियस के पास वाला था रेडियस, देखो यहाँ से ये रेडियस, कोई रेडियस थोड़ा कम होगा, अगला रेडियस थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा ज्यादा होगा। ये रेडियस देखो, ये रेडियस में बना रहा हूं, ये रेडियस, ये थोड़ा बड़ा करो, ये थोड़ा और बड़ा करो, ये थोड़ा और बड़ा होगा, थोड़ा और बड़ा करो, मैंने ये धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा रेडियस, वही बताने वाला हूं। तो कैसे निकलेगा सुनो, पहले क्या करते हैं कि हम लोग 4 हाइड्रोजन एटम की बात कर लेते हैं। 4 हाइड्रोजन एटम, 4, तो सर हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू तो 1 हो जाएगी सर। ओके, हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगी, तो मैं लिख रहा हूँ Rn इज इक्वल टू 53 और n स्क्वायर बाई जेड का वैल्यू 1 हो गया। क्या हो गया बाबू, 53 n स्क्वायर। ये हाइड्रोजन के लिए है। अब इसमें क्या करते हैं कि एक ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट के लिए रेडियस निकालते हैं, दूसरे ऑर्बिट कई बार क्वेश्चन पूछ देगा, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस बताओ, n की जगह 1 रखो, 53 पिकोमीटर, 53 हाइड्रोजन एटम के लिए दूसरे ऑर्बिट का रेडियस निकालो, 2 का स्क्वायर कर दो, 53 का स्क्वायर टाइम्स 4 गुना, 53 का 4 गुना। तो क्या करते हैं सुनो, पहले हम क्या बता रहे हैं, सबसे छोटा रेडियस कौन होगा, फर्स्ट ऑर्बिट की सबसे छोटा रेडियस क्या होगा, ध्यान सुनना, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एक इंटरेस्ट बताने वाला हूँ कि n की वैल्यू अगर 1 हो जाए, यानी फर्स्ट ऑर्बिट, कौन ऑर्बिट, के सेल की बात हो रही है, तो R1 लिख दे यहाँ पे, तो क्या होगा 53 इंटू 1 का स्क्वायर, 53 पिकोमीटर, पिकोमीटर में आंसर आ गया। और ये जो 53 है, अब उसका n की जगह 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 को तुम 53 से गुना कर दो, 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 53 से गुना कर दो, 5 4 रखोगे, 4 का स्क्वायर 53 को 16 से गुना कर दो, यानी कि 53 पिकोमीटर इज द स्मॉलेस्ट रेडियस, स्मॉलेस्ट, इसका नाम रखा गया है, इसको बोलते हैं बोर्स रेडियस। ओके, बोर्स रेडियस माने 53 पिकोमीटर को बोर्स रेडियस बोला जाता है, बोर्स रेडियस। ए नॉट इसका नाम क्या है बताओ, बोर्स रेडियस। क्या नाम है इसका बाबू, बोर्स रेडियस, इसका नाम है बोहर्स रेडियस, मैं लिख देता हूं बोहर्स रेडियस, ठीक है, बोहर्स रेडियस बोलते हैं। ए नॉट से लिखते हैं, या आर नॉट भी लिख सकते हो, लेकिन आंसर ने ए नॉट लिखा है, ठीक है। अब ए नॉट, अब 53 के बदले में ए नॉट लिख देंगे, 53 का क्या लिख देंगे, तो फॉर्मूला आपका लिखेंगे, याद रखेंगे, आर इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर, अब बाई जेड, ये हो गया तुम्हारा जनरल केस में, और हाइड्रोजन के लिए, और जेड से भाग कर दोगे तो कोई भी एटम के लिए हो जाएगा, ठीक है। ए नॉट माने ए नॉट का ही, ए नॉट क्या है, 53 को ही बोलेंगे ए नॉट। ए नॉट क्या है, ए नॉट हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है, बात खत्म। ए नॉट समझना, A0 लिखा गया, A0, ए नॉट बोले A0, तो A0 जो है वो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है, जो कि 53 पिकोमीटर होता है, उसी को ए नॉट रखा गया है, ठीक है। अब तुम बताओ, ध्यान सुना, इंपॉर्टेंट है। अब मैं ए नॉट के टर्म में आंसर बताऊंगा, 53 के टर्म नहीं बताऊंगा, मुझे वैल्यू न्यूमेरिकल बनाना होगा तो 53 से उसको गुना कर देंगे, ए नॉट की वैल्यू 53 रख देंगे। अब बताओ, मैं बोलूं R1 का वैल्यू बोलो, तो बोलोगे सर ए नॉट है, R2 की वैल्यू बोलो 2 का स्क्वायर 4 ए नॉट है, R3 का वैल्यू बोलो 9 ए नॉट है, और उसके बाद ध्यान से देखो, पहले ऑर्बिट की रेडियस ए नॉट है, ये ए नॉट है, दूसरे ऑर्बिट की रेडियस बताओ 4 ए नॉट है, तीसरे ऑर्बिट की रेडियस बताओ, गौर कर रहे हो, चौथे ऑर्बिट की रेडियस बताओ 16 ए नॉट। क्या भेजा जा रहा है, मैं इस फिगर को थोड़ा बढ़िया से बनाने का इरादा है, मेरा इरादा है। ओके, अब तुम बताओ, मैं ध्यान सुना, फिगर क्या है ऐसा बनाया था, इसको थोड़ा सा पूरा कैलकुलेशन कर देते हैं, दिख रहा है जी, ए नॉट, R2 का वैल्यू बोलो तो बाबू 4 ए नॉट, 2 का स्क्वायर 4, और उसके बाद ए नॉट समझे ना, किसको बोलेंगे, इसको बोहर्स रेडियस कहते हैं। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस को बोहर्स रेडियस, यानी कि उसका वैल्यू 53 पिकोमीटर, 53 पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम में बोलोगे तो 0.529 या 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, याद रखना। R3 बोलो 9 ए नॉट, R4 बोलो ए नॉट, इसी तरह कर निकाल लो। अब बताओ, मैं तुमको बोलूं कि दोनों का गैप निकालो, क्या निकालो, R2 में से R1 घटा दो, R2 में से R1 घटा दो, 4 ए नॉट में से ए नॉट घटाओगे तो कितना बचेगा 3 ए नॉट। अरे समझेंगे नहीं, R2 की वैल्यू कितनी है 4 ए नॉट, R1 की वैल्यू कितनी है ए नॉट, घटाओ कितना बचेगा 3 ए नॉट। R3 में से R2 घटाओ, माने दो लगातार रेडियस का डिफरेंस लो, R3 में से R2 घटाओ, बताओ ये 9 ए नॉट है, ये 4 ए नॉट है, घटाओ 5 ए नॉट। R4 में से R3 घटाओ, बताओ जो खुश है, 16 में 9 घटाओ कितना हो जाएगा 7 ए नॉट। आगे बोलो क्या होगा 9 ए नॉट। वाह वाह वाह, आगे लोगे तो तुमको 25 में से 16 घटाना पड़ेगा,
क्या कुछ दिख रहा है क्या? एपी दिख रहा है, एपी। ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ये। कई बार पूछे हुए हैं कि डिफरेंस बिटवीन रेडियाई ऑफ द एटम, ओके, इन बोर्ड मॉडल फॉर्म्स एपी जीपी। मैथ का यहाँ पर काम आ रहा है। तो देखो 3 2 5 2 7 2 2 बढ़ रहा है, एपी बन रहा है। 2 ए नॉट का फर्क है, ठीक है। तो इनका डिफरेंस एपी में, रेडियस एपी में नहीं है, इनका डिफरेंस एपी में है, ठीक है। ये मैथ वाले सर तुमको पढ़ाएंगे, ठीक है। एवीजीबी पढ़ लियो, पढ़ लियो। वाह, कमाल कर दिए, चलो कमाल कर दिए, चलो ठीक है। ओके देखो, तो हो गया तुम्हारा 3 ए नॉट डिफरेंस। अब बताओ फिगर जो बनाएंगे, अब फिगर बनाएंगे। देखो पहले देखो, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में कितना का गैप है? 3 ए नॉट का गैप है। फर्स्ट में और सेकंड में कितना का गैप है? 3 ए नॉट है, ये गैप 3 ए नॉट है। अब बताओ सेकंड और थर्ड में कितना का गैप है? 3 से थोड़ा बड़ा ना होगा ये, आप समझे। फोर्थ और 3 में कितना का गैप है? और नहीं आगे छोड़ना, आगे जाने लेना। ये गैप बढ़ाया गया था ना, मैंने बोला था गैप का रीजन है। रीजन समझाया आप? जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, 2 रेडियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपको, ये डिस्टेंस जो दिख रहा है, ये डिस्टेंस आपका 3 ए नॉट। ये डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस बताओ, आगे कितना होगा? क्या समझाया? इसलिए डिस्टेंस को बढ़ाया गया था। यानी कि न्यूक्लियस अगर गोला बनाओगे, ऐसे करके बनाओगे, तो इसको थोड़ा बड़ा चौड़ा बनाओगे, इसे थोड़ा और चौड़ा बनाओगे, मैंने थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, विड्थ बढ़ाते जाओगे। रीजन समझाया? रीजन समझाया? यही वो रीजन है जिसको मुझे बताना था तुमको। इंटरेस्टिंग बात बताया ना, बताया मैंने। ए नॉट को ना कभी कभी कुछ बुक में ना ए नॉट को ना RH भी लिख देते हैं। RH मतलब रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन कंफ्यूजन होगा, सिंबल सबको मैटर नहीं। ए नॉट एनसीईआरटी का दिया और ए नॉट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्या इतना समझ आ गया? क्लियर? क्लियर? वाह, कम मजा आ गया होगा यार। अब कोई भी एटम के लिए फॉर एनी एटम मतलब कि भाई फॉर एनी एटम, देखिए कौन एनी एटम? भाई एटम भाई होगा या तो हाइड्रोजन होगा, या तो हीलियम होगा, हीलियम प्लस, हीलियम जेड के वाले 2 लिखोगे, या लिथियम प्लस 2, ओके, या बेरिलियम प्लस 3। यही इतना ही रहता है जनरली, ठीक है, ठीक है, इतना ही रहता है जनरली। तो इसके लिए जेड की वैल्यू 1, इसके लिए जेड की वैल्यू 2, इसके लिए जेड की वैल्यू 3, इसके लिए जेड की वैल्यू 4। माने बोहर्स मॉडल यानी बोर्ड मॉडल केवल इन्हीं स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। माने जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है उसी के लिए बोर्ड मॉडल एप्लीकेबल है। बोर्ड मॉडल की सबसे बड़ी खराबी यही है, ओके, वो आगे पर डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। लेकिन केवल वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड है। किसके लिए? हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, प्लस आ गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। लिथियम के पास, हीलियम के पास ना, लिथियम बोल दिया, सॉरी, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन था, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। माने सभी के पास इलेक्ट्रॉन एक ही है। तो बोर मॉडल्स इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम या स्पीसीज, ओके, इसी के लिए लागू होगा। बस जेड की वैल्यू इसके लिए 1, इसकी जेड की वैल्यू 2, इसकी जेड की वैल्यू 3, इसकी जेड। अब बताओ इसका फर्स्ट रेडियस, इसका फर्स्ट रेडियस सेम होगा क्या? हीलियम का और हाइड्रोजन का फर्स्ट रेडियस सेम होगा, अलग अलग वैल्यू होगा। अब देखते हैं निकाल के, पहले काम करो, फॉर्मूला का लिखो, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला लिखो नहीं वाला Rn वाला। अब Rn इक्वल टू 53 ना लिख करके वहां पे ए नॉट लिख देंगे, n² z, या ठीक है। ए नॉट की वैल्यू 53 पिकोमीटर, याद रहेगा, याद ना। हाँ, अब क्या है, अब तुम मान लो कि मुझे कंपैरिजन करना है, जैसे मान लो हीलियम का हमको मैंने क्वेश्चन बोल दिया, फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, मान लो थर्ड ऑर्बिट पूछ दिया, तो इसका हाइड्रोजन का याद कर लो, फर्स्ट ऑर्बिट का ए नॉट, सेकंड ऑर्बिट का 4 ए नॉट, थर्ड ऑर्बिट का 9 ए नॉट, वो डिफरेंस नहीं बता रहा हूँ, ये और फोर्थ ऑर्बिट का 16 ए नॉट, फिफ्थ ऑर्बिट का, और तुमको अगर वैल्यू पूछ दिया, न्यूमेरिकल दे दिया, उसमें 53 रख दो, गुना कर दो, आंसर आ जाएगा पिकोमीटर में। एंगस्ट्रॉम में करना है तो वही 0.53 है ना, तो 0.53 है ना, 0.100 से तुमको भाग करना पड़ेगा, तो अपने आप वो पिकोमीटर में एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाएगा। कंट्रोल गर्दन सीधा करो, हाँ हाँ, चलो ठीक है, बात का मैं क्या बोल रहा हूँ, और लूल हो जाओ, और लूल, ठीक है, आ रहा है तुम्हारा आईफोन, आ रहा है, बात कर रहा है थोड़े पापा से, रोने 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 रोने, ठीक है। हीलियम के लिए बात करते हैं, एग्जांपल के तौर पे मान लो, एग्जांपल का मतलब हीलियम के थर्ड ऑर्बिट का रेडिएशन निकालो, हीलियम के, हीलियम प्लस का, हीलियम का नहीं बोले, हीलियम प्लस का, फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। क्या दिख रहा है जी, दिख रहा है? हीलियम के लिए जेड का वैल्यू ना, यहाँ सॉल्यूशन यहाँ बना रहा हूँ मैं, यहाँ रेड करके, क्या जगह की मेरे पास कमी नहीं है, बट मुझे आदत है गली में अटकाने का, तो अटका देता हूँ, ओके। चोट मुझे लगा है, चिंता नहीं करो, ठीक है। तो जेड की वैल्यू नहीं हो गई 2,
और थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या लिखो 3, चुपचाप रखो यहाँ पर आर, खाली आर लिखो ना, रेडियस के लिखो आर एन, कुछ करने आर खाली लिखो ना, या R3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलो a नॉट तो रहेगा ही, n की वैल्यू कितनी बाबू 3, बोलो। वैसे सोचो, दिमाग जल्दी बता दो जल्दी। हाइड्रोजन का तीसरा ऑर्बिट का कितना होता है 3 का स्क्वायर 9 9 नॉट, बस खाली इसमें तुमको जेड से भाग करना, जेड करना 2, 9 नॉट का आधा करो, कितना हो जाएगा, खत्म। 9 नॉट का आधा करो तो 4.5 ना होगा क्या महाराज, कमाल करती हो। तो हाँ वैसे फिर भी चलो, a नॉट 3 का स्क्वायर 9 और जेड का वैल्यू कितना 2, तो 4.5 यानी 9/2 a नॉट, यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर। अब बताओ कहाँ हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस 9 a नॉट है, और कहाँ हीलियम के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस 9/2 है। किसका कम है, हीलियम का कम, 4.5 है। क्या बोले हम, बताओ। नहीं कम काहे है, ये बोले हैं कम काहे है, बोलो। वाह 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 वाह, दिल फिदा तुझ पर दिल फिदा तुझ पर, दिल दिया है जहां भी देंगे। खाली मांगना। बताओ, सुनो सुनना, देखो फॉर्मूला में देखो, फॉर्मूला को देखो, जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका रेडियस ज्यादा, क्योंकि n तो सेम है दोनों का, कंपैरिजन करोगे तो n दोनों का सेम है, n सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना r। तो z जिसका कम उसका रेडियस ज्यादा, जिसका z ज्यादा उसका रेडियस कम। बताओ हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू तो 1 है, लेकिन हीलियम के लिए z की वैल्यू 2 है, तो हीलियम के एटॉमिक नंबर ज्यादा है इसलिए उसकी रेडियस कम आई। जब भी कंपैरिजन होगा एटॉमिक नंबर से तो उसका ऑर्बिट सेम लेना, थर्ड को थर्ड से कंपैरिजन होगा, सेकंड को सेकंड से, फोर्थ को फोर्थ से, बुझ रही हो, बुझल छी हाँ यही है। तो जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो लाजमी आधा कम आना था, कमाया। अब अगर तुमको वैल्यू पक्का पक्की चाहिए तो पक्का पक्की करो, a नॉट का वैल्यू 53 रख दो, 2 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर। अरे 9/2 है ना, 53 रखो, गुना भाग करके 53 नमा कर लोगे, और 2 से भाग कर दो, 53 नमा हो गया, 53 नमा 530 में 53 घटाएंगे तो 500 में 29 गया, तो 471 का 2 से भाग करेंगे तो 47 दूना 94, 47 का आधा कितना होगा 47 का आधा होगा 27, यानी 27 मतलब 27, हाँ हो गया इतना 235.5 पिकोमीटर आएगा। कर लेना, तो मुझे नहीं आता है, कर ले कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन हम करके दिखाएं, बताओ शर्म वाली बात है ये, हम करेंगे कैलकुलेशन न्यूमेरिकल बनाना। तो 53 नंबर कितना हुआ 471 के 77, मैं तो गलती कर दी, तो कैलकुलेशन करने लोगे तुम लोग, 2 दूना 4 2 6 कितना हुआ 238.5 हुआ। खुश हो अब, पक्का पक्का आंसर आ गया ना। हाँ हमने अप्रॉक्सीमेट निकाला था, उन्हें जल्दी लिमिट किया इसलिए कैलकुलेशन परफेक्ट आ गया 238.5 किलोमीटर। ए बुबू जब से याद आई है उसकी तब से लुलो गए ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कंपैरिजन समझ आया ना। डिफरेंस बिटवीन कोई भी आइटम के लिए, माने हीलियम के लिए भी, हीलियम प्लस के लिए, लिथियम प्लस के लिए, सबके लिए रेडियस जो है तुम्हारा एपी में रहेगा। डिफरेंस, रेडियस का डिफरेंस क्या होगा एपी में होगा। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, नहीं बताया। हाँ कंपैरिजन कभी भी होगा, बताओ रेडियस जो है जिसका एटॉमिक नंबर, ये फॉर्मूला कौन होगा, फॉर्मूला जिसका n बड़ा उसका रेडियस बड़ा। मान लो हाइड्रोजन के ही ऐसे सुनो ना, हाइड्रोजन के 2 एटम का 2 अलग अलग ऑर्बिट का हमको कंपैरिजन करना होगा। तो बताओ पूछेगा कि सेकंड ऑर्बिट का और फोर्थ ऑर्बिट का कंपैरिजन करो, बताओ कितना गुना बड़ा है। तो सेकंड ऑर्बिट का 4 a नॉट होता है, हाँ, और फोर्थ ऑर्बिट का 16 a नॉट होता है, तो कितना गुना ज्यादा हुआ, 4 गुना बड़ा ना हो गया। तो होगा 4 a नॉट है, 4 का 16। समझे बात को, मुंह से आंसर बता सकते हो, मुंह से, थिंक विदाउट इंक से, थिंक विदाउट। अच्छा बताओ, जैसा मैं तुमको बोलूं कि बताओ लिथियम +2 का थर्ड ऑर्बिट का रेडियस बताओ, चुटकी बना सकते हो। हाइड्रोजन का याद करो, तीसरा का कितना है, तीसरा का 9 a नॉट, और लिथियम का Z 3 होता है, 3 से भाग कर देंगे तो 9 का 3 a नॉट, आंसर आ गया 3 a नॉट, खत्म, मुंह से बन गया। अब a नॉट को 3 है, 3 a नॉट वाले 53 को 3 से गुना कर दो। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, थिंक विदाउट इंक। समझिए, बोलेगा लिथियम हो गया, लिथियम को बेरिलियम +3 का थर्ड ऑर्बिट का निकालो, या फोर्थ ऑर्बिट का बोलेगा, बोलेगा बेरिलियम 3 का फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस बताओ।
तो तुम हाइड्रोजन का बताओ, 4 का स्क्वायर 16, बेरिलियम का 4 होता है एटॉमिक नंबर, 4 से भाग कर दो, 4a0 खत्म। माने थिंक विदाउट इंक, कुछ नहीं है, थ्योरी इसलिए पढ़ाया जाता है डिटेल से। क्लियर? तो रेडियस कैलकुलेशन हो गया, क्वेश्चन का पार्ट करवाएंगे अच्छा से, पहले वेलोसिटी कैलकुलेशन कर लेते हैं, एनर्जी कैलकुलेशन कर लेते हैं, पूरा खत्म कर लेते हैं, ओके। और उसके बाद पर इस थ्योरी को अच्छा से समझ आ गया अच्छा से? दिख रहा है पढ़ाई जी? कहाँ दिख रहा है? देखो दिख रहा है, अब दिख रहा है? चलो इसे नोट करो, घट गया, पीएम नहीं दिख रहा है। लो कितना आंसर था बाबू? 238 पॉइंट। अब पीएम दिख रहा है, पिकोमीटर, हाँ दिख रहा है? चलो नोट करो, नोट करो, आगे बढ़ते हैं, ओके। सो ये क्वेश्चन आप लोग लिख चुके हो, आंसर बना लियो। कहते हो एक दो बातें हैं, ए नोट याद ना, ए नोट को क्या बोलते हैं? बोर्ड्स रेडियस, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बताता हूं मैं तुमको, मैं इसको अच्छे से फिर से लिख देता हूं। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड। एन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जो डिवाइड मतलब ना, अगर एटॉमिक नंबर बड़ा होगा, ओके, जैसे मान लो मैंने बोला ना कि तुमको जैसे कि अगर हीलियम के या हाइड्रोजन के 2 ऑर्बिट में हमको कंपैरिजन करना होगा, जैसे मान लो कि चौथे ऑर्बिट में और दूसरे ऑर्बिट में कंपैरिजन करना होगा, तो हाइड्रोजन के लिए तो ये जेड तो सेम हो गया ना, जेड क्या हो गया? जेड अगर कांस्टेंट रहा, जेड अगर कांस्टेंट रहा तो उसमें एन को कंपैरिजन करोगे, अगर तुम्हारा एन कांस्टेंट रहा तो जेड को कंपैरिजन करोगे। यानी 2 अलग अलग आइटम है, तुमको जेड के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा, और एक ही आइटम के अंदर 2 ऑर्बिट का रेडियस अगर कंपैरिजन करना हो तो तुमको एन से डिसाइड करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो मैंने बताया कि आर अगर एन बढ़ेगा, एन क्या होगा? एन बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, समझ रहे हो? एन क्या? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स बड़ा होगा तो तुम्हारा रेडियस क्या होता जाएगा? लाजमी बड़ा होता जाएगा। बताओ मैं तुमसे पूछूंगा थर्ड ऑर्बिट का रेडियस बड़ा होगा कि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस बड़ा होगा? कितना आसान बात है। हाइड्रोजन के तो थर्ड ऑर्बिट का 3a0 9a0 हो गया। तो एज इन नंबर ऑफ एन इंक्रीजेस रेडियस इंक्रीजेस। और जेड के बारे में बात करो तो जेड अगर इंक्रीज करेगा तो रेडियस क्या होगा? डिक्रीज करेगा। मैं तुम्हारे सामने मैंने एग्जांपल लिया, मैंने बोला कि हीलियम के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस बताओ, तो हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कितना था? 9a0, इसका 9/2a0 आया, तो घट नहीं गया? और घटना लाजमी भी था क्योंकि जेड नीचे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड के। जेड के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट डिवाइड में आता था इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो नीचे वाला में अगर बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू घटेगा, आर की वैल्यू इनवर्सली मतलब ये होता है। ये सारी बातें ठीक है, समझे? और एक ग्राफ तुम बना सकते हो, इस पे ग्राफ चाहो तो ग्राफ बना सकते हो, ओके। ये बताओ, सुन रहे हो? आर और एन के बीच में ग्राफ, आर और एन के बीच में एन की वैल्यू 1 रखोगे तो उसकी वैल्यू ए की वैल्यू कितना आएगी? हाइड्रोजन के लिए बना रहा हूँ a0, हाँ, एन की वैल्यू 2 रखोगे, ये थोड़ा नीचे लेते हैं, a0 यहाँ पे, एन की वैल्यू 2 लोगे, जल्दी बोलो कितना हो जाएगा? ये a0 नहीं, कितना होगा? 2 पर 4 a0, 2 पे 4 a0, 2 पे 4 a0, और 3 पे 9 a0, यहाँ लिखता हूँ 9 a0, ओके। तो ग्राफ जो है पैराबोला टाइप का होता है। कैसा होता है बाबू? पैराबोला थोड़ा ऐसे बनाता हूँ, ऐसे बनता है। मैं वैल्यू थोड़ा दिखा देता हूँ तुमको, हाँ दिखाता हूँ ना, ये वैल्यू क्या चिंता करियो, हमको पैराबोला बनाना था ना, इसलिए ये 1, ये 2, ये 3 और ये सामने वाला 4, और ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा a0, ये तुम्हारा हो गया 4a0, थोड़ा ग्राफ छोटा बन गया इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा अपना कर 9a0, ये हो गया तुम्हारा 16a0, ठीक है। ग्राफ परफेक्ट बना देता हूँ, ये 16a0 रेडियस, ये ग्राफ है, इसको ज्वाइन नहीं कर देना, ओके। एन की वैल्यू केवल 1 अलाउड है, 1.5 अलाउड। एन की वैल्यू 1.5 का क्या मतलब है? ग्राफ जो बनाते हो एकदम स्मूथ ग्राफ बनाते हो, स्मूथ ग्राफ नहीं बनेगा इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ग्राफ पॉइंट बनेगा, पॉइंट। आर का फॉर्मूला का पढ़े थे अभी हाइड्रोजन के लिए, a0 n स्क्वायर पढ़े ना पढ़े हो? तो n स्क्वायर यानी कि n के पावर 2 है ना, तो पैराबोला का क्वेश्चन है कि नहीं है? पावर 2 पावर 1 पैराबोला है, तो पैराबोला बनता अगर n की वैल्यू सारी वैल्यू अलाउड होती तब, बट यहाँ पे n की वैल्यू केवल इंटीग्रल वैल्यू अलाउड है, नेचुरल नंबर अलाउड है, और कोई वैल्यू अलाउड, इसलिए ग्राफ खाली पॉइंट बनेगा, खाली पॉइंट बनेगा, ठीक है। ऐसा ग्राफ भी बहुत है, कितना चाहो खींचेगा, पैराबोला खींच देगा, सुई सुसरा देगा, गलत हो जाएगा, कुछ समझिए? ये बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो ग्राफ खींच लो। अब अगला टॉपिक पर चलेंगे, मैंने क्वेश्चन इसमें करेंगे, लेकिन पहले वेलोसिटी कैलकुलेशन करेंगे तब, ओके। नोट कर लो इसको, दैट्स ऑल।